Yes, dear students, good morning to all of you बच्चों, now we are going to study about surface chemistry, very interesting unit from competitive examination point of view. Surface chemistry बच्चों, today we will see few terminology, है ना। आज हम कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। जैसे फर्स्ट एब्जॉर्बेट, क्या होता है एब्जॉर्बेट। देन सेकेंड एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट क्या होता है। थर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। सो हियर वी विल टॉक ऑफ थ्री थिंग्स, व्हाट इज एब्जॉर्बेट, व्हाट इज एब्जॉर्बेंट एंड व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, है ना। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब, ABSORPTION। इसको समझने के लिए बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी एन एग्जाम्पल, है ना। पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं इसको समझने के लिए। लेट अस फोकस ऑन एन एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल पर फोकस करें, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल क्या है, ये मैंने इस तरह से बना लिया, ठीक। इसमें मैंने क्या किया बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने वाटर ले लिया, दिस इज वाटर, दिस इज वाटर एंड वी स्प्रे अमोनिया गैस ओवर इट। ये जो है ये अमोनिया गैस है, ये जो मॉलिक्यूल है ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये जो मैंने स्प्रे किया है बाहर की तरफ, ये कौन सी गैस है, ये बच्चों अमोनिया गैस है। इज इट क्लियर, ठीक। अब क्या होता है, जो हमने स्प्रे किया है अमोनिया गैस, ये जो अमोनिया गैस के पार्टिकल हैं ये इस वाटर के पार्टिकल के अंदर तक आ जाएंगे, ठीक है। तो जो एब्जॉर्ब हो रहा है, जो चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है, कौन एब्जॉर्ब हो रहा है, अमोनिया गैस। इस अमोनिया गैस को हम बोलेंगे, ये जो अमोनिया गैस है जो एब्जॉर्ब हो रही है, इसको हम बोलेंगे एब्जॉर्बेट, एब्जॉर्बेट। और जिसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, वाटर है, वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट। और जो प्रोसेस है वो कहलाएगी एब्जॉर्प्शन। किसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, बोलो। एब्जॉर्प्शन हो रहा है अमोनिया गैस का, एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया गैस बाय वाटर मॉलिक्यूल, एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया गैस बाय वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर अगर हमें इनकी डेफिनेशन लिखना हो तो व्हाट इज एब्जॉर्बेट, पहली जो हमारी डेफिनेशन है वो किसके बारे में है, एब्जॉर्बेट के बारे में। व्हाट इज एब्जॉर्बेट, द सब्सटेंस विच इज एब्जॉर्ब, ये हो जाएगा द सब्सटेंस विच इज एब्जॉर्ब्ड ऑन अदर सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच इज एब्जॉर्ब्ड ऑन अदर सब्सटेंस, ऑन अदर सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस पर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, उसे हम एब्जॉर्बेट कहते हैं। दूसरा क्या है भाई, एब्जॉर्बेंट क्या होता है भाई, एब्जॉर्बेंट द सब्सटेंस इन विच एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, वो सब्सटेंस जिसमें एब्जॉर्प्शन होता है, द सब्सटेंस इन विच एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, इन विच एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, द सब्सटेंस इन विच, मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्बेंट। तो देखिए वाटर में एब्जॉर्प्शन हो रहा है इसलिए कहलाएगा एब्जॉर्बेंट। जो एब्जॉर्ब हो रही है गैस वो अमोनिया गैस हो रही है, तो अमोनिया गैस कहलाएगी एब्जॉर्बेट। और जो प्रोसेस है, ठीक है, इन विच एब्जॉर्बेट इज एब्जॉर्ब्ड इन एब्जॉर्बेंट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। तो हम ये कह सकते हैं शॉर्ट में कि एब्जॉर्बेट प्लस एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। वो प्रोसेस जिसमें जो एब्जॉर्बेट है वो एब्जॉर्बेंट की सरफेस पर, एब्जॉर्बेंट के अंदर इकट्ठा हो जाता है, उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। बच्चों इसके बारे में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं जो नोट करने लायक है। इट इज़ अ बल्क फेनोमेना, इट इज़ मैं आपको डिफरेंस फॉर्म में लिखवा दूंगा। इट इज़ अ बल्क फेनोमेना। एब्जॉर्प्शन जो होता है बच्चों,
ये बल्क फेनोमेना होता है या बल्क प्रोसेस होती है। तिवारी सर इसका मतलब क्या हुआ? इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द मीडियम ऑफ सब्सटेंस। जैसे मान लीजिए हमने अमोनिया गैस को स्प्रे किया, तो अमोनिया गैस बाहर तो इकट्ठा होगी ही, साथ में इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर तक चली जाएगी। तो यदि कोई प्रोसेस बच्चों बाहर के साथ साथ उस सब्सटेंस के अंदर तक चली जाती है तो उसे हम बोलते हैं बल्क फेनोमेना। इट इज अ बल्क फेनोमेना। इट मतलब कौन? एब्जॉर्प्शन। इट इज अ बल्क फेनोमेना बिकॉज इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द मीडियम ऑफ सब्सटेंस। इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट the medium of substance. It takes place throughout the medium of substance. ये substance के अंदर तक होती है। तो एक बार मैं आपको और बता दूं बच्चों, what is absorbate? The substance which is absorbed on other substance is called absorbate. What is absorbate? वो substance जिस पर कोई चीज़ absorb होती है ना, उसे हम absorbent कहते हैं। पानी एब्जॉर्बेंट हो गया, अमोनिया गैस एब्जॉर्बेट हो गई। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? दैट प्रोसेस इन विच एब्जॉर्बेंट इज एब्जॉर्ब्ड ऑन एब्जॉर्बेंट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। यानी एब्जॉर्बेट है, अगर वो एब्जॉर्बेंट में जुड़ जाता है तो उसे हम एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है एब्जॉर्प्शन कौन सी फेनोमेना होता है, तो हम ये कहेंगे इट इज अ बल्क फेनोमेना। तिवारी सर इसका मतलब क्या हुआ? इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द मीडियम ऑफ सब्सटेंस। ये जो है सब्सटेंस के बाहर तो होती है, बाहर होने के साथ साथ ये सब्सटेंस के अंदर तक हो जाती है। ठीक है, सो इट इज अ बल्क फेनोमेना बिकॉज इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द मीडियम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसके कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल तो मैंने यहाँ आपको लिखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 1, एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया गैस बाय वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाय वाटर मॉलिक्यूल। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है ना, ऐसा लिख सकते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ दूसरा एग्जाम्पल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय कैल्शियम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया गैस बाय वाटर मॉलिक्यूल और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। सो नोट डाउन दिस वन बच्चों हमारी अगली टर्मिनोलॉजी है। अभी तक हमने यहाँ पर बी लगाया था ना, इस प्लेस पे बच्चों हमने बी का यूज़ किया था, अब यहाँ पर डी का यूज़ कर रहे हैं। तो पहली हमारी टर्मिनोलॉजी एड्जॉर्बेट क्या होता है, एड्जॉर्बेंट क्या होता है, एड्जॉर्प्शन क्या होता है। इसको समझने के लिए बच्चों आई विल प्रिपेयर अ डायग्राम फॉर यू। एक मैंने आपको यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया है ना, दिस इज अ डायग्राम विच विल मेक यू क्लियर कि व्हाट डू यू मीन बाय एड्जॉर्प्शन। इट इज क्लियर बच्चों। चलिए यहाँ पर बच्चों मैंने क्या किया, चारकोल रख दिया। सपोज करिए अब मैंने ये एक्टिवेटेड चारकोल ले लिया, यहाँ पर मैंने चारकोल ले लिया, कोयला, और मैंने क्या किया, इस पर अमोनिया गैस स्प्रे कर दिया। ये जो डैश 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 आपको दिख रहा है ये अमोनिया गैस है। तो हम ये देखते हैं बच्चों कि अमोनिया गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो इस चारकोल के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। देखिए इसके अंदर नहीं गए, चारों तरफ इकट्ठा हो गए। तो ये जो गैस है ये कौन सी गैस है बच्चों, ये है अमोनिया गैस। तो वो गैस जो किसी दूसरे सब्सटेंस के चारों तरफ इकट्ठा हो जाती है उसे हम बोलते हैं एड्जॉर्बेट। और जिस सब्सटेंस के चारों तरफ इकट्ठा होती है उसे हम बोलते हैं एड्जॉर्बेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, एड्जॉर्बेंट। दैट इज कॉल्ड एज एड्जॉर्बेंट, BNT बेंट। और जो प्रोसेस है जिसमें एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे इकट्ठा होता है उसे हम बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। तो इसको हम कह सकते हैं एग्जांपल में एड्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया गैस बाय चारकोल, है ना, कोयले के द्वारा अमोनिया गैस का एड्जॉर्प्शन हो रहा है। एड्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया गैस बाय चारकोल। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है, चलिए। तो एड्जॉर्ब बाय
एनिमल चारकोल और एक्टिवेटेड चारकोल भी कह सकते हैं आप। तो चलिए अब टर्मिनोलॉजी देखते हैं। पहली हमारी टर्मिनोलॉजी थी व्हाट डू यू मीन बाय एड्सॉर्बेट, द सब्सटेंस विच इज कलेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस। देखिए ये सरफेस फेनोमेना है। एब्जॉर्प्शन क्या थी, बल्क प्रोसेस थी कि वहाँ पर जो एड्सॉर्बेट था वो एड्सॉर्बेंट के अंदर तक चला जाता था। तो जब कोई प्रोसेस में एक चीज़ दूसरे मीडियम के अंदर तक चली जाए तो उसे एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए कोयले के अंदर तक अमोनिया गैस नहीं गई है, केवल इसके बाहर इकट्ठा है, यानी सरफेस पर इकट्ठा है। तो एड्सॉर्बेट क्या होता है, सब्सटेंस विच इज कलेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस, सब्सटेंस which is collected on the surface of another substance, on the surface of other substance। एक सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पर इकट्ठा हो जाए उसे हम एड्सॉर्बेट कहेंगे। हमारा एड्सॉर्बेट कौन है, अमोनिया गैस है। दूसरी टर्म जो हमने यूज की थी बच्चों, वो हमने यूज की थी एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट क्या होता है, The substance on which adsorbate is collected, वो सब्सटेंस जिसकी सरफेस पर एड्सॉर्बेट आकर इकट्ठा हो जाता है उसे हम एड्सॉर्बेंट कहते हैं। The substance on which adsorbate is present, adsorbate is collected, उसे हम कहते हैं एड्सॉर्बेंट। हमारा एड्सॉर्बेट कौन है बताओ भाई, हमारा एड्सॉर्बेट है अमोनिया। हमारा जो एड्सॉर्बेट है दैट विल बी अमोनिया। और हमारा एड्सॉर्बेंट कौन है, हमारा एड्सॉर्बेंट है एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल। तीसरी चीज, व्हाट डू यू मीन बाय एड्सॉर्प्शन, द प्रोसेस इन विच एड्सॉर्बेट इज कलेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट इज कॉल्ड एज एड्सॉर्प्शन। तो तीसरी चीज है हमारी कि भाई एड्सॉर्प्शन क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच एड्सॉर्बेट इज कलेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, on the surface of adsorbent is called adsorption। ऐसी प्रोसेस को हम एड्सॉर्प्शन कहेंगे। ठीक है। चौथी चीज, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ये वो तो एड्सॉर्प्शन इज अ बल्क फेनोमेना, वो बल्क फेनोमेना है विच टेक्स प्लेस थ्रू आउट द मीडियम ऑफ द बॉडी, लेकिन यहाँ पर मीडियम के अंदर नहीं है, ऊपर ही ऊपर है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वी कैन से दैट एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फेनोमेना। एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस प्रोसेस, या हम इसको कह सकते हैं इट इज अ सरफेस फेनोमेना। तो कोई अगर आपसे पूछे कि भाई एड्सॉर्प्शन कौन सा फेनोमेना होता है, वी कैन से एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फेनोमेना। इसका हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर बाय सिलिका जेल। इसके और भी एग्जांपल है बच्चों। एक एग्जांपल तो यह है कि एड्सॉर्प्शन ऑफ अमोनिया गैस बाय एनिमल चारकोल, और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सिलिका जेल। एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर बाय सिलिका जेल। तो मेरे हिसाब से कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। क्या होता है एड्सॉर्बेट, द सब्सटेंस विच इज कलेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एड्सॉर्बेट। ठीक है। इट्स एड्सॉर्प्शन ऑफ अमोनिया गैस बाय चारकोल। व्हाट इज एड्सॉर्बेंट, द सब्सटेंस ऑन विच एड्सॉर्बेट इज कलेक्टेड on the surface of which it is collected is called as adsorbent, and the process in which adsorbate is collected on the surface of adsorbent is called as adsorption। तो ये अंदर गया क्या, नहीं गया। so it is which type of phenomena, it is a surface phenomena। example, so many examples may be there। first example, adsorption of ammonia gas by animal charcoal। second example, adsorption of water vapor by silica gel। now let us see another terminology, sorption and desorption। sorption क्या होता है बच्चों, यदि हम sorption की बात करें तो sorption को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ।
ये मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पर मैंने एनिमल चारकोल या एक्टिवेटेड चारकोल बना लिया। दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड चारकोल। कोयला मैंने ले लिया और मैंने क्या किया कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को स्प्रे किया। विच गैस बच्चों? ये जो आपको गैस दिख रही है, दिस इज हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को मैंने स्प्रे किया। जब मैं बच्चों हाइड्रोजन गैस को स्प्रे कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे दो चीज़ें देख रहा हूँ। एक तो क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन गैस पार्टिकल्स गेट कलेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। इसका मतलब ये जो प्रोसेस हो रही है, ये कौन सी प्रोसेस हो रही है? एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन हो रही है। और साथ ही मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी कुछ जो पार्टिकल्स हैं हाइड्रोजन गैस के, वो चारकोल के अंदर भी चले गए। तो इसका मतलब यहाँ पर एड्जॉर्प्शन प्रोसेस तो हो ही रही है और साथ में एक और प्रोसेस हो रही है जिसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब दोनों प्रोसेस यहाँ पर हो रही है, एड्जॉर्प्शन भी हो रही है और एब्जॉर्प्शन भी हो रही है। तो जो एक्टिवेटेड चारकोल है, अगर हम हाइड्रोजन गैस को स्प्रे करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस दोनों फॉर्म में रहती है। एड्जॉर्प्शन भी होता है, लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन गैस पार्टिकल्स आर एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द एक्टिवेटेड चारकोल, और एब्जॉर्प्शन भी होती है, बहुत सारी हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल इसके अंदर भी होते हैं। तो एड्जॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सॉर्प्शन। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल में, सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय एक्टिवेटेड चारकोल, कि एक्टिवेटेड चारकोल के द्वारा, कोयले के द्वारा हाइड्रोजन गैस का सॉर्प्शन होता है। यानी हाइड्रोजन गैस एड्जॉर्ब भी होती है और हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब भी होती है। तो यहाँ पर हम इसकी बात कर सकते हैं कि दैट प्रोसेस इन विच एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस हो रही है, डी और बी। ये डी और बी का अंतर है। एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन both process takes place simultaneously, एक के बाद एक प्रोसेस होती है। both process takes place simultaneously, उसको हम क्या बोलते हैं? called as sorption। ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसी प्रोसेस को we say it as sorption, कि जहाँ पर एड्जॉर्प्शन भी हो रही है और उसके बाद एब्जॉर्प्शन भी हो रही है ना। फॉर एग्जाम्पल सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय एक्टिवेटेड चारकोल। एक प्रोसेस होती है बच्चों डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन क्या होता है कि भाई यदि एक चीज़ दूसरे चीज़ के ऊपर जुड़ रही है तो हम उसको हटा भी सकते हैं। यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस को एक्टिवेटेड चारकोल से हटा भी सकते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एड्जॉर्बेट, जो जुड़ता है वो एड्जॉर्बेट कहलाता है। जिसकी सरफेस से जुड़ता है उसको एड्जॉर्बेंट कहते हैं। तो एड्जॉर्बेंट को, एड्जॉर्बेंट की सरफेस से छुड़ाने की, अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम डिसॉर्प्शन कहते हैं। सो व्हाट इज डिसॉर्प्शन? वी कैन से द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, है ना, मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ बच्चों। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एड्जॉर्बेट, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एड्जॉर्बेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट, from the surface of adsorbent is called डिसॉर्प्शन। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम डिसॉर्प्शन कहते हैं। मान लीजिए अगर आपको इसका एग्जांपल लिखना हो तो हम ये कह सकते हैं डिसॉर्प्शन ऑफ अमोनिया गैस बाय एक्टिवेटेड चारकोल। हम ये कह सकते हैं डिसॉर्प्शन ऑफ अमोनिया गैस, डिसॉर्प्शन ऑफ अमोनिया गैस बाय, है ना, एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल बाय हीटिंग। हमने गर्म किया तो एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर जो अमोनिया गैस एड्जॉर्ब थी वो वहाँ से निकल गई, ठीक ना। तो बच्चों सॉर्प्शन क्या होता है? वो प्रोसेस जिनमें एड्जॉर्प्शन भी हो रही है, एब्जॉर्प्शन भी हो रही है, उसे हम सॉर्प्शन कहते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय एक्टिवेटेड चारकोल। डिसॉर्प्शन क्या होता है? वो प्रोसेस इन विच वी रिमूव एड्जॉर्बेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेट, जिसमें हम एड्जॉर्बेट की सरफेस से रिमूव करते हैं, उसे हम डिसॉर्प्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिसॉर्प्शन ऑफ अमोनिया गैस बाय एक्टिवेटेड चारकोल। इज इट क्लियर बच्चों?
बच्चों अगर हम एब्जॉर्प्शंस की बात करें तो एब्जॉर्प्शन के लिए ये जो 3 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब कोई एक चीज़ दूसरे चीज़ पर एब्जॉर्ब होती है तो देयर एनर्जी रिलीजेस. सो सिंस एनर्जी इज रिलीज्ड, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एब्जॉर्प्शन कौन सी प्रोसेस होती है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है. डेल एच, जब हीट का निकलना या हीट का एब्जॉर्ब होना, एंथैल्पी चेंज डेल एच, है ना. यहाँ अगर कोई आपसे पूछे कि भाई डेल एच क्या है, तो हम ये बोलते हैं डेल एच इज नोन बाय द चेंज एंथैल्पी चेंज. यानी हीट का क्या हो रहा है, हीट निकल रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो हीट का निकलना या हीट का एब्जॉर्ब होना, इसे हम एंथैल्पी चेंज कहते हैं. तो यहाँ पर डेल एच इज इक्वल टू निगेटिव होती है, यानी यहाँ पर जो एनर्जी है वो रिलीज होती है. ठीक है. अच्छा, जब पार्टिकल, स्कैटर्ड पार्टिकल, भाई यहाँ पर देखिए एब्जॉर्प्शन में होता क्या है कि एक ये पार्टिकल है, ये स्कैटर्ड पार्टिकल है. स्कैटर्ड पार्टिकल जब पार्टिकल की सरफेस पे इकट्ठा होते हैं तो डिग्री ऑफ डिसऑर्डर कम हो जाता है. व्हाट इज एंट्रोपी? आपने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में, द डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एंट्रोपी. तो यहाँ पर जब इसके सरफेस पे सब्सटेंस इकट्ठा हो जाते हैं तो एंट्रोपी बहुत कम हो जाती है. यही कारण है कि डेल एस इज इक्वल टू निगेटिव चेंज इन एंट्रोपी. यहाँ पर अगर कोई पूछे भाई कि तिवारी सर ये डेल एस क्या है, तो इट इज कॉल्ड एज चेंज इन एंट्रोपी. तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है? नेगेटिव, कम हो जाती है. तो चेंज इन एंट्रोपी चूंकि नेगेटिव होती है तो हम ये भी कह सकते हैं डेल एस इज लेस देन जीरो. तो अगर आपके पेपर में मान लीजिए एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए कि फॉर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन एंट्रोपी, तो चेंज इन एंट्रोपी में भी नेगेटिव और चेंज इन एंट्रोपी में भी लेस देन जीरो. लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव है. अच्छा, हमने पढ़ा है गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल जी इज इक्वल टू कॉल्ड एज चेंज इन, है ना, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी. चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ये हम डेल जी को बोलते हैं. तो यदि आपका डेल एस निगेटिव होगा तो आपका डेल जी भी निगेटिव होगा. तो डेल जी अगर निगेटिव होगा तो डेल जी इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो दैट इज डेल जी इज इक्वल टू निगेटिव. अगर डेल जी निगेटिव होगा तो डेल एच को भी निगेटिव होना पड़ेगा. इसका मतलब डेल एच की वैल्यू भी क्या होगी? विल बी लेस देन जीरो. इट मीन्स डेल एच इज इक्वल टू निगेटिव. तो कोई अगर आपसे पूछे कि भाई एब्जॉर्प्शन के लिए डेल जी क्या होगा, तो आप बोलोगे डेल जी विल बी लेस देन जीरो. फिर कोई बोलेगा डेल एच क्या होगा, आप बोलोगे डेल एच विल बी लेस देन जीरो. फिर कोई अगर आपसे बोले कि डेल एस क्या होगा, तो आप बोलोगे डेल एस विल ऑल्सो बी लेस देन जीरो. तो ये जो 3 कंडीशन है बच्चों, ये 3 कंडीशन को आपको ध्यान रखना है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, है ना. इन दोनों के बीच में बच्चों कुछ मेजर डिफरेंस है दैट वी आर गोइंग टू सी. तो पहला डिफरेंस तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जो एब्जॉर्प्शन होती है हमारी, इट्स अ सरफेस फिनोमेना, इज अ सरफेस प्रोसेस. ये कौन सा फिनोमेना होती है बच्चों? ये सरफेस फिनोमेना होती है, टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द सब्सटेंस. इसका मतलब क्या होता है? दैट इज टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द सब्सटेंस, ऑन द सरफेस ऑफ सब्सटेंस, है ना. बहुत ईजी है, ये सब्सटेंस की सरफेस पर होता है. अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें, सो इट इज अ बल्क फेनोमेना. बल्क समझते हो, जो किसी सब्सटेंस के मीडियम के अंदर तक होती है. तो यहाँ पर अगर पहला पॉइंट हमें लिखना हो तो एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फेनोमेना और अ बल्क प्रोसेस, is a bulk process that is takes place throughout the medium of the substance, that is takes place throughout the medium of the substance, throughout the medium, पूरे सब्सटेंस के मीडियम के अंदर तक होता है, throughout the medium of the substance. दूसरी चीज़ क्या है बच्चों? एब्जॉर्प्शन चूँकि सरफेस पर ही होता है, चारों तरफ होता है, तो शुरू में ये बहुत तेज होता है और धीरे धीरे ये कम होने लगता है. तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन फास्ट इन द बिगिनिंग एंड स्लोज डाउन. तो अगर हम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात करें तो यहाँ पर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है? फास्ट इन द बिगिनिंग एंड देन स्लोज डाउन. फास्ट इन द बिगिनिंग देन स्लोज डाउन. स्लोज डाउन मतलब पहले तेज होता है
फिर धीरे धीरे जो है ये होने लगता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मीडियम। अगर हम यहाँ पर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात करें, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मीडियम, एक जैसा चलता है, रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मीडियम, रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मीडियम, है ना। धीरे 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 चलता रहता है और ये पहले तेजी से बढ़ता है और फिर जो है क्या हो जाता है, स्लोज डाउन हो जाता है। ठीक है बच्चों, आपको याद हो मैंने आपको डिसॉर्प्शन की टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी कि किसी एड्सॉर्बेट को एड्सॉर्बेंट से हटाने की जो प्रोसेस होती है या किसी एब्जॉर्बेट को एब्जॉर्बेंट से हटाने की जो प्रोसेस होती है उसे डिसॉर्प्शन या डिसॉर्प्शन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डिसॉर्प्शन इज इजी, डिसॉर्प्शन इज इजी। क्या होता है डिसॉर्प्शन, मैंने बताया था कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एड्सॉर्बेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेट इज इजी। एड्सॉर्प्शन चूंकि सिर्फ सरफेस पर होती है इसलिए सरफेस से हम एड्सॉर्बेट को आसानी से हटा सकते हैं, लेकिन डिसॉर्प्शन यहाँ पर इजी नहीं होता क्योंकि एब्जॉर्प्शन पूरा बल्क है, सब्सटेंस पार्टिकल के अंदर तक चला जाता है, इसलिए वहाँ से निकाल कर हटाना आसान नहीं होता। तो अगर हम एब्जॉर्प्शन में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि डिसॉर्प्शन इज नॉट ईजी, रिक्वायर्ड सम स्पेशल मेथड्स। तो वी कैन से दैट डिसॉर्प्शन इज नॉट ईजी, ईजी नहीं होता, रिक्वायर्ड सम स्पेशल मेथड्स, रिक्वायर्ड सम, बोलो बच्चों, स्पेशल मेथड। बच्चों यहाँ पर मैं ग्राफ की आपको बात करूँगा। यदि मान लीजिए हम ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ किसके बीच में, x अपॉन m। x अपॉन m क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड। x अपॉन m मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और प्रेशर एंड P मतलब होता है प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस। अगर मान लीजिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और प्रेशर ऑफ गैस के बीच में हम एड्सॉर्प्शन के लिए ग्राफ खींचे बच्चों, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, ये हो गया, ये मैंने x अपॉन m ले लिया और ये मैंने प्रेशर ले लिया। तो अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे एड्सॉर्प्शन के लिए तो अवर ग्राफ विल बी लाइक दिस, इस तरह से हमारा ग्राफ होता है। ये ध्यान रखना कि द ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर एड्सॉर्प्शन between amount of substance adsorbed to the pressure of gas, है ना। amount of substance adsorbed यहाँ पर amount of substance क्या होगा, adsorbed, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ब्लू से, adsorbed to the pressure of gas, then it will be like this. But if the same graph is prepared between x upon m, that is the amount of substance absorbed and pressure of gas, यहाँ पर अगर हम ग्राफ की बात करें, फोर्थ पॉइंट x upon m, that is amount of substance absorbed, this is called as amount of substance absorbed to the P, that is pressure of gas, then we'll get a straight line between them, and this is x axis, this is y axis. So if you draw a plot between them by considering x upon m on y axis and pressure on x axis, we'll get a straight line between them. हमें इनके बीच में कौन सी लाइन मिलेगी बच्चों, so we will get a straight line. So this is a graph for absorption and this is a graph for adsorption. Is it clear बच्चों? एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका था, एग्जाम्पल इसके बारे में फिर से आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया गैस बाय चारकोल, एब्जॉर्प्शन ऑफ ammonia gas, so many examples are there, by animal charcoal. दूसरा absorption of water by anhydrous calcium chloride, absorption of water by anhydrous calcium chloride. So these are the two examples of absorption. So many examples may be there, it's your practice to do it. Adsorption की बात करें तो ठीक है,
है ना, एड्जॉर्प्शन ऑफ, या थोड़ा सा क्लियर कर दें, तो एड्जॉर्प्शन का एग्जांपल लिखना है ना पहला हमें, तो पहला एग्जांपल हो गया एड्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन नहीं है ये, एड्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया गैस बाय चारकोल, और नेक्स्ट है एड्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सिलिका जेल, दूसरा हो जाएगा एड्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सिलिका जेल। सो दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। चलिए भाई अब एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल देखते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय, एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया गैस, एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया गैस बाय वाटर, पहला एग्जांपल होगा। दूसरा होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो बच्चों दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, दैट इज इट इज़ अ सरफेस फेनोमेना, जो सरफेस पर होती है, इट इज़ अ बल्क प्रोसेस, शुरू में तेज होती है बाद में स्लो हो जाती है, लेकिन एब्जॉर्प्शन में रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मीडियम, हटाना बड़ा आसान होता है, डिसॉर्प्शन इज इजी, बट इन दैट पर्टिकुलर केस डिसॉर्प्शन इज नॉट इजी। If you plot a graph between amount of substance absorbed to the pressure of gas, then we'll get a graph like this, and here we'll get a straight line. Example these two, and these two are the example of absorption. Is it clear बच्चों? नोट कर लीजिए और बिल्कुल जुड़े रहिए कॉन्स्टेंटली अगले पार्ट के लिए, दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।